हेलो बच्चों, क्लास 11th में हम लोग फिजिक्स में सदिश विश्लेषण पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, जिसमें पैरेललोग्राम मेथड की सहायता से हम लोगों ने परिमाण परिणामी निकाला और दिशा निकाली रिजल्टेंट वेक्टर आर का। आज हम लोग उसी के टर्म में कुछ उसकी एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो निकाला था r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो हमारा परिणामी r का प्रोडक्ट था। और दूसरा दिशा के लिए निकाला था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्या निकाला था? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हों, तो जब दोनों ही वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही दिशा में होंगे, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। और जब इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो आपका परिणामी यानी रिजल्टेंट आर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। और आपको पता है कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस 0 का मान हो गया 1, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो यानी r इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी। यानी अगर कभी क्वेश्चन में दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो आपको पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट r इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। इसी में अगर दिशा की बात करते हैं, दिशा के लिए अगर बात करते हैं यानी कितने एंगल पे, तो फिर यह क्या आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू दिया गया b साइन थीटा और साइन 0 हो जाएगा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा कॉस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। और 0 में अगर आप किसी भी संख्या को क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू 0, और जो 0 डिग्री है tan में वो भी 0 का ही होता है। तो tan 0 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यानी उनकी दिशा, दोनों की दिशाओं में कितना अंतर आएगा? 0 डिग्री का अंतर आएगा। ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा आता है यदि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो। ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या करना है? यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं। और दूसरा पॉइंट आता है यदि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो। अगर दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ए इस दिशा में होगा तो सिंपल सी बात है बी इस दिशा में होगा, और इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 180 का। और जब 180 का बनेगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180। और आपको बता देना चाहते हैं cos 180 का मान -1 होता है। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी इनका परिणामी आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी। और दिशा क्या आ जाएगी? दिशा में आ जाएगा tan अल्फा ये इज इक्वल टू b साइन 180 अपॉन a प्लस बी कॉस 180। अब यहाँ पे भी साइन 180 का मान कितना होगा? ध्यान से सोचिए कि 180 का मान अब हमको यहाँ पे भी निकालना है। तो उसका भी मान क्या आपका? अब 0 साइन में अगर 0 का मान 0 है तो ये 180 भी क्या आ जाएगा? आपका 0 होगा। तो यहाँ पे भी आपका अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बस परिणामी में अंतर क्या आएगा? यहाँ पे a प्लस बी होगा और यहाँ पे a माइनस बी होगा। तीसरी जो शर्त आपकी है
वो आती है कि अगर दोनों वेक्टर परस्पर कैसे हों, लंबवत हों। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट आपका है यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों। जब दोनों ही वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यानी वेक्टर ए अगर ये है तो ये वेक्टर आपका बी हो जाएगा और ये हो गया 90 डिग्री का, तो ये आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा है ये कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 का मान 0 होता है तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनका परिणाम ही आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दिशा की अगर बात करते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या होता है, b साइन थीटा, तो b साइन 90 अपॉन a प्लस b कॉस 90। साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा b अपॉन a आ जाएगा। ये दिशा आप यहां से निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। ये आपका जो है वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा था उसके आधार पे इसको हमने बताया। इसको ध्यान से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो बाकी नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। इसको देखिए, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, जिसको हम अदिश गुणनफल और या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ हम दो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसमें दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल है, ठीक है, वेक्टर गुणनफल भी पढ़ेंगे, अदिश गुणनफल है यानी सदिश गुणनफल भी, जिसको इसका उल्टा सदिश गुणनफल होगा, यानी स्केलर गुणनफल को हम लोग अदिश गुणनफल भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सदिश गुणनफल भी पढ़ेंगे, उसको हम जो है वेक्टर गुणनफल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हमने कोई दो वेक्टर हमने मान लिया कि माना हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, माना कि दो वेक्टर मान लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर यहाँ पे हमने माने हैं, इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं यानी ए डॉट बी यहाँ पे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किन्हीं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल या स्केलर गुणनफल जो होता है उन वेक्टरों के परिमाणों और उन वेक्टरों के बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, सपोज दैट वेक्टर ए मान लिया इसको और दूसरा वेक्टर हमने बी मान लिया ये, और इनके बीच थोड़ा ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। थीटा क्यों मान लिया, क्योंकि जनरल एंगल मान लिया, वो 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक हमने जनरल एंगल में ले लिया थीटा। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बात बोली जा रही है कि किन्हीं दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणनफल होता है वो उन वेक्टरों के परिमाणों, यानी वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा ए, वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा बी, उन दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या, कोज्या मतलब कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारा स्केलर गुणनफल हो गया। अब इसके लिए हम लोग बात क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं किस तरीके से निकल आता है, कौन कौन सी राशियां हमारी स्केलर गुणनफल के अंतर्गत आती हैं। तो हमने एक यहाँ पे एक बॉडी ले ली ये, और इस पे क्या कर दिया हमने, एफ बल आरोपित कर दिया। कितना बल आरोपित कर दिया, एफ बल, जो 36 से थीटा कोण पे है, इस तरीके से हमने एफ बल इसके ऊपर आरोपित कर दिया। तो ये जब एफ बल इसके ऊपर आरोपित करेंगे तो ये बॉडी जो होती है ये यहाँ पे पहुंच जाती है, यानी इसका विस्थापन हो जाता है एस। और आप सभी को पता है कि जब एफ बल 36 के साथ थीटा कोण पे लग रहा है तो उसके दो घटक वहां पे काम करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे होगा, यानी 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक काम करेंगे। यानी इस प्रकार से आपको बताया गया है कि जैसे इस प्रकार से हम यहाँ पे थीटा कोण पे ये एफ जा रहा है तो इसके दो घटक होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और दूसरा क्या होगा एफ साइन थीटा।
दो घटक काम करेंगे, तो यहाँ पे भी दो बल कार्य करेंगे, एक F cos थीटा काम करेगा और दूसरा आपका F sin थीटा यहाँ पे कार्य करेगा। तो यहाँ पे F cos थीटा और F sin थीटा यहाँ पे आपके दो घटक यहाँ पे आराम से यहाँ पे हो गए। तो जब दो घटक यहाँ पे हो गए, F cos थीटा और F sin थीटा यहाँ पे हो गए, तो फिर हम कौन सा घटक यहाँ पे लेंगे, क्योंकि F sin थीटा जो होता है ये बॉडी के वर्टिकल काम कर रहा है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, और ये F cos थीटा जो है ये इसको आगे की ओर मूव कर रहा है, यानी इसको विस्थापित करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, F cos थीटा। यानी बल लगा, आप यहाँ पे बल लगाते हो, बल के साथ विस्थापन होता है, तो कौन बल लग रहा है जो विस्थापित कराने के लिए कार्य कर रहा है, F cos थीटा, तो वही तभी तो कार्य होता है कि नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जरा देखेंगे, तो यहाँ पे F cos थीटा यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य W बराबर हो जाएगा बल और गुणित होता है विस्थापन, तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू, बल आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, F cos थीटा, और विस्थापन आपका S है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Fs cos थीटा, और अगर इसके अकॉर्डिंग इसकी बात करते हैं तो Fs cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको जो है देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अदिश गुणनफल, और इसके आधार पे हम लोगों ने इसकी बात की है, और इससे कुछ जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ एप्लीकेशन भी इसकी हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि समान वेक्टर और असमान वेक्टर करके भी इसको हम यहाँ पे लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।